हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। इसमें हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 5 चैप्टर पहले अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर देखे होंगे तो ये चैप्टर बेहतर समझ में आएगा। ये चैप्टर नंबर 6 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। अगर कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है, फेल हो जाती है किसी वजह से, तो वो हो जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस के अंदर जो एग्रीड पार्टी है उसको क्या रेमेडीज मिलेगी, क्या कंपनसेशन वगैरह मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उस केस के अंदर सामने वाली पार्टी को हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, तो उसकी रेमेडीज क्या होगी वो इस चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड सारे प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं मीनिंग क्या है भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो हमें पता है कि ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, बन जाता है प्रॉमिस, और वैलिड कंसिडरेशन हो तो बन जाता है एग्रीमेंट, और एनफोर्सिबिलिटी हो, लॉस है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या आ गया, ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया, और प्रॉमिस बन गया, और कंसिडरेशन आ गया, तो एग्रीमेंट बन गया। और फिर एनफोर्सिबिलिटी हो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये आता है, तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लेते हैं ए ने बी को बोला कि मैं तुमको मेरी बाइक सेल करना चाहता हूं 50,000 रुपए में। बी ने बोला ठीक है, मैं बाइक परचेज करने के लिए रेडी हूं। उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रॉमिस हो गई और एक डेट डिसाइड हो गई कि भाई 15 दिन बाद में बाइक ले आना, पैसे ले जाना। और ये जो है कंसिडरेशन भी वैलिड है, एक के लिए पैसे हैं, एक के लिए बाइक है, और एनफोर्सिबिलिटी भी है बाय लॉ। बट अगर 15 दिन बाद में अगर किसी वजह से जो ए है वो बाइक डिलीवर करने में फेल कर जाए, रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, या फिर डिसेबल हो जाए, वो कैसे हो सकता है, ए की डेथ हो गई, तो इसे ही हम बोलते हैं, जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस के अंदर बी को क्या कोई रेमेडीज मिलेगी वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यही लिखा हो, व्हेन वन पार्टी फेल हो जाती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, डिसेबल हो जाती है हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं निभा पाया, इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ब्रीच ऑफ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट एंड गिव द एग्रीड पार्टी राइट टू रेमेडीज। तो एग्रीड पार्टी जो होगी उसको रेमेडीज मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए एग्री टू डिलीवर 100 बैग ऑफ शुगर टू बी। तो एक है ए, उसने बी को बोला मैं तुम्हें 100 बैग शुगर के डिलीवर करूंगा, कब, 1 जुलाई को करूंगा। तो ए डिलीवर करेगा बी को 100 बैग ऑफ शुगर। ठीक है, अब ये जो प्रॉमिस है अगर किसी भी वजह से ए पूरा नहीं करता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऑन दैट डे, जब 1 जुलाई आई, ए नाइदर डिलीवर नॉर इज रेडी टू डिलीवर। अब 1 जुलाई को ए को 100 बैग ऑफ शुगर बी को डिलीवर करने थे, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई आई ए बोल रहा है मैं डिलीवर, ना तो ए डिलीवर कर रहा है और ना करना चाहता है, इसे ही बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ब्रीच। इस केस के अंदर बी को कुछ रेमेडीज भी मिलेगी। ओके जी, टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, देखो 2 टाइप का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, सेक्शन नंबर 39 लगता है। ठीक है सर, सेकंड नंबर कौन सा, पहले उसका नाम बता देता हूं। सेकंड नंबर आपका होता है, फिर इसका केस लो है ये एंटीसिपेटरी और एक्चुअल, 2 ब्रीच ऑफ होता है कॉन्ट्रैक्ट, 2 टाइप का। ये आया आपका, सॉरी कहां गया, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज करने का टाइप है यानी कि परफॉर्मेंस न करने के जो टाइप्स है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंटीसिपेटरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक होता है एक्चुअल। 2 तरह का ब्रिज होता है, एक क्या होता है एंटीसिपेटरी ब्रिज और एक होता है एक्चुअल ब्रिज। तो टाइप्स ऑफ ब्रिज कितने हैं, 2। एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या होता है, सेक्शन नंबर 39 लगता है इसके ऊपर। ये क्या होता है, अकर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की जब ड्यू डेट होगी, जिस दिन गुड्स डिलीवर करना है और पैसे लेने हैं,
उससे पहले ही, ड्यू डेट आने से पहले ही एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल देती है कि भैया ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मैं ब्रीच कर रहा हूं और ये गुड्स डिलीवर नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा ड्यू डेट पर, जबकि ड्यू डेट आई नहीं है। तो ड्यू डेट से पहले अगर कोई ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। वन पार्टी क्लियरली सो द विल नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, पहले से बता देती है कि ड्यू डेट पे वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं होगा, कैन बी। और ये कैसे बता सकती है? दो तरीके हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब ड्यू डेट से पहले कैसे पता लग सकता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है ड्यू डेट से भी पहले। एक तो एक्सप्रेस डिक्लेरेशन, यानी कि वर्ड्स के थ्रू बता दिया। ए एग्री टू डिलीवर गुड्स ऑन 10 जून, ए ने एग्री किया गुड्स डिलीवर को 10 जून को, बट 1 जून को ही, देखो 10 जून को गुड्स डिलीवर करना है बी को, बट ए ने 10 जून का वेट नहीं किया, 1 जून को ही बी को बता दिया ही विल नॉट डिलीवर, वो गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। तो ड्यू डेट से पहले ही बता दिया। ओके, एक तो ये हो सकता है। ये कैसे होता है? ये वर्ड्स के थ्रू स्पष्ट बता दिया, क्लियर बता दिया। एक बाय कंडक्ट एक्टिविटी करके बता दिया, मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। अब ये कैसे हो सकता है? देखो, ए प्रॉमिस टू सेल हिज हॉर्स टू बी ऑन 1 जुलाई, ए ने प्रॉमिस किया बी को, ध्यान से सुनना, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि 1 जुलाई को गुड्स हॉर्स जो है वो तुमको डिलीवर करूंगा। कब करेगा? 1 जुलाई को। लेकिन उससे 10 दिन पहले ही 20 जून को ही सेल द सेम हॉर्स टू सी। ए ने बोला बी को 1 जुलाई को मैं तुम्हें हॉर्स डिलीवर करूंगा, इसके बदले में पैसा होगा, यानी कि 1 जुलाई को परफॉर्मेंस होगी। बट ए ने कुछ नहीं किया, 1 जुलाई आने से पहले ही 20 जून को, 1 जुलाई से 10 दिन पहले ही वो हॉर्स, वो गुड्स किसी और को बेच दिया, सी को बेच दिया। अब वो जो जिस गुड्स के लिए, जिस हॉर्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अब 1 जुलाई को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो गया। तो ये भी क्या होगा? एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच ड्यू डेट से पहले होता है और ये वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू बताया जा सकता है। ओके, इसके ऊपर केस लॉ भी है, आइए मैं केस लॉ आपको समझा देता हूं, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये है हॉकेस्टर वर्सेस डे ला टूर। इस केस लॉ के अंदर यही बताया गया है कि अगर एक पार्टी ड्यू डेट से पहले ही परफॉर्मेंस का मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है ड्यू डेट से पहले ही, जिसको हम एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, तो उस केस के अंदर एंटीसिपेटरी जब ब्रीच होता है, ड्यू डेट से पहले हो जाता है, तो जो एग्रीड पार्टी है, सामने वाली पार्टी जो है, क्या वो ड्यू डेट का वेट करेगी? नहीं, फिर उसको भी ड्यू डेट की वेट करने की जरूरत नहीं है, वो जाकर के केस कर सकती है और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है ड्यू डेट से भी पहले। ओके, तो उसी के ऊपर ये केस लो है, हॉकेस्टर वर्सेस डे ला टूर। ये डे ला टूर जो है ना, एक टूर ऑर्गेनाइजर कंपनी होती है, इसके पास कुछ टूरिस्ट आते हैं और एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि इस डेट को ये टूरिस्ट को घुमाने ले जाएगी, लेकिन इसके लिए इसको चाहिए होता है एक मैनेजर, एक गाइड और एक एडमिनिस्ट्रेशन जो उन टूरिस्ट को ले जाए, घुमा के ले आए। तो वो हॉकेस्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती है ये कंपनी और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भैया तुम चलना इस डेट को और जाकर के इन टूरिस्ट के साथ में जाना और इनका पूरा टूर करवा के आना। बट थोड़े टाइम बाद ही डे ला टूर जो है हॉकेस्टर को मना कर देती है कि आपको नहीं चलना है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर देती है। यही हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हॉकेस्टर जो है वो ड्यू डेट का वेट करेगा? फिर ये क्यों वेट करेगा? अगर कुछ इससे लॉसेस हुए तो उसके लिए डैमेजेस के लिए ये केस कर सकता है। तो आइए इस केस लॉ को हम पढ़ते हैं। 1853 का केस है, एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में। डे ला टूर जो है, क्योंकि डिफेंडेंट है, हायर्ड अ हॉकेस्टर जो कि प्लेंटिफ है, ठीक है, प्लेंटिफ मतलब शिकायत करता है, हॉकेस्टर को जो है ये हायर करती है एज अ कुरियर टू। अब कुरियर का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कुरियर भेजना, कुरियर का मतलब बहुत पुराना वर्ड है, इसका मतलब है भाई कुछ टूरिस्ट को ले जाके घुमा के ले आना। टू अकम्पनी हिम ऑन अ टूर, और वो टूर स्टार्ट कब होगा? 1 जून 1852 को होगा ये स्टार्ट टूर, और इस टूर के अंदर जो हॉकेस्टर है वो टूरिस्ट के साथ में जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी कर लेती है इसके साथ में।
अब क्या होता है, ब्रिज बिफोर ड्यू डेट, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज हो जाता है बिफोर ड्यू डेट। टूरिस्ट को ले जाना कब है, 1 जून को ले जाना है ऑर्केस्ट्रा को, बट 1 जून से पहले ही 11 मई को, जून से पहले में आता है, लगभग 20 दिन पहले ही 1852 को बिफोर स्टार्ट डेट, मतलब डेट ड्यू डेट से पहले ही डे ला टूर जो कंपनी है brought to Orchestra that no longer required his services, वो बोल देती है ऑर्केस्ट्रा को भाई तुम्हारी सर्विसेज हमें नहीं चाहिए। तो इस केस के अंदर जो प्लेंटिव है, जो एग्रीव पार्टी है वो ऑर्केस्ट्रा है, और जो डिफेंडेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रिज कर रही है, वो डे ला टूर कंपनी है। ओके, एक्शन क्या हुआ, ऑर्केस्ट्रा डिड नॉट वेट टिल 1 जून। अब ऑर्केस्ट्रा को 20 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है ड्यू डेट तक। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑर्केस्ट्रा क्यों वेट करेगा? ये तो प्लेंटिव है, ये जाके सीधी जो है कोर्ट में केस कर सकता है और इससे रेमिडीज क्लेम मांग सकता है, कंपनसेशन मांग सकता है। ओके, तो ही फाइल्ड अ केस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, उसी दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का जो है ब्रिज हुआ है, न कि ड्यू डेट का वेट किया जाएगा। तो एंटीसिपेटरी कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी जो ब्रिज होती है वो ड्यू डेट से पहले हो जाता है ब्रिज। तो जो सामने वाली प्लेंटिव पार्टी है, एग्रीड पार्टी, वो भी ड्यू डेट का वेट नहीं करेगी, उससे पहले जाके केस कर सकती है और डैमेजेस के लिए क्लेम मांग सकती है, रेमेडीज मांग सकती है। ओके, ठीक है। इसमें जजमेंट क्या आया, यस द एग्रीव पार्टी कैन स्यू इमीडिएटली, जो ऑर्केस्ट्रा है, प्लेंटिव है, एग्रीव पार्टी है, वो इमीडिएटली जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है उसी दिन जाके केस फाइल कर सकती है, सू कर सकती है, उसको ड्यू डेट का वेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज वन पार्टी डिक्लेयर रिफ्यूजल, एक पार्टी रिफ्यूजल डिक्लेयर कर चुकी है, देन अदर पार्टी नीड नॉट टू रिमेन बाउंड एंड वेट। तो अदर पार्टी क्यों बाउंड होगी, क्यों वो वेट करेगी, और कॉमन सेंस भी यही कहता है। ओके जी, तो ये केस लो आप याद रखना। सेकंड हमारा जो ब्रिज आता है वो है एक्चुअल ब्रिज। ठीक है, अब ये क्या है एक्चुअल ब्रिज, क्यों है? क्योंकि ये ड्यू डेट पे होता है। ड्यू डेट से पहले अगर ब्रिज हो गया तो एंटीसिपेटरी ब्रिज है, बट ड्यू डेट के दिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दे, प्रॉमिस को पूरा कराने से मना कर दे, तो उसको बोलते हैं हम एक्चुअल ब्रिज। पार्टी रिफ्यूजेज, या तो रिफ्यूज कर दे या फेल हो जाए टू परफॉर्म ऑन द ड्यू डेट। एग्जाम्पल के लिए ए प्रॉमिस किया बी को कि वो 100 बैग्स राइस के 15 जुलाई को डिलीवर करेगा, बट ए 15 जुलाई को या तो मना कर देता या फिर 100 बैग्स डिलीवर करने से फेल कर जाता है, तो इसको बोलेंगे हम एक्चुअल ब्रीच। ये ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो सकता है, पार्टी स्टार्ट बट देन रिफ्यूज टू कंटिन्यू। कई बार पार्टी स्टार्ट भी कर देती है, होता ना, बस अभी 5 मिनट भेज रहे हैं, अभी 10 मिनट भेज रहे हैं, अरे भैया ड्यू डेट आ गई है, भेजो गुड्स भेजो, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके पूरा दिन निकाल देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग टालते हैं। तो ड्यू डेट को अगर टाल दिया तो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। ओके, या फेल हो गया या फिर रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज और फेल में ये है, रिफ्यूज मतलब वो क्लियरली बता देता है, और फेल में वो बताता नहीं है, बस वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। ओके, ठीक। तो ये थे हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच जिसमें एक केस लो था, और एक्चुअल ब्रीच। अब इस चैप्टर के अंदर एक ही पार्ट बाकी रहता है, वो है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो चाहे एक्चुअल ब्रीच हो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो उस केस के अंदर जो प्लेंटिव पार्टी है, एग्रीड पार्टी है, जिसको कुछ डैमेजेस हो रहे हैं, कोई नुकसान हो रहा है, वो पार्टी को क्या रेमेडीज मिलेगी और किस किस केसेस के अंदर रेमेडीज मिलेगी, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।